नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट VLSR SAM को लेके। VLSR SAM की बात करें या वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करें तो इसको पिछले कुछ सालों से इंडियन नेवी के लिए डेवलप करना शुरू किया गया था, जिसको आगे चल के हमारे शॉर्ट रेंज की बैरक 1 सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनिशियली इसकी कुछ टेस्ट को लैंड बेस्ड लॉन्चर से करने के बाद अभी इसको इंडियन नेवी की वेसल से भी टेस्ट करना शुरू कर दिया गया। अब जैसे कि इस मिसाइल सिस्टम को अस्त्र मिसाइल को ही बेस करके बनाया गया, तो इसको भी बनाने के लिए या फिर इसको लैंड बेस्ड लॉन्चर से टेस्ट करने के लिए कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। अभी फाइनली DRDO की तरफ से दिए गए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक आज ओडिशा तट से इंडियन नेवी की तरफ से VLSR SAM का एक सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस टेस्ट को हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से करीब टेस्ट किया गया था, जिसमें VLSR SAM को इंडियन नेवी की एक वॉरशिप से लॉन्च किया गया था और इस बार इसको एक हाई स्पीड एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और DRDO की तरफ से सेट किए गए अलग अलग तरह के रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की मदद से मिसाइल की पाथ को भी ट्रैक किया गया था और इसके मुताबिक मिसाइल ने बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को इंटरसेप्ट किया था। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके। आप सब जानते होंगे कि भारत के सामने अभी दुश्मन की ड्रोन एक्टिविटी एक मेजर चैलेंज बना हुआ है, जिनको काउंटर करने के लिए पिछले 2 से 3 सालों से नए नए एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने के साथ साथ अभी अपनी खुद की एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसे आप सब DRDO की D4 सिस्टम के नाम से जानते होंगे, जिसको DRDO की तरफ से बनाया गया है। इसी बीच खास करके पिछले 2 सालों में पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर एरिया में ज्यादातर ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिलता है, जिसमें हथियार, गोला बारूद या फिर ड्रग्स को बॉर्डर के उस पार से इस पार लाने की कोशिश किया जाता है और इनको बिना प्रॉपर एंटी ड्रोन सिस्टम के काउंटर करना हमारे VSF या हमारे आर्मी के लिए काफी मुश्किल का काम हो जाता है। पर अभी टाइम्स नाउ की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि उनको अब एक हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम मिल चुका है, जिसे अभी राजस्थान में डिप्लॉय किया गया। अभी DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम है या कोई और एंटी ड्रोन सिस्टम ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक इंडियन एयरफोर्स की स्टेटमेंट की बात रही तो ऐसा लगता है कि इस सिस्टम की रेंज बाकी किसी सिस्टम के मुकाबले काफी बेहतर होने वाला है। अब एग्जैक्टली ये बात भी बताया नहीं गया कि इस सिस्टम की एक्चुअल रेंज कितना होने वाला है, लेकिन इसमें बहुत सॉफ्ट किल और हार्ड किल कैपेबिलिटी मौजूद रहने वाला है और ये दुश्मन की GPS गाइडेड ड्रोन्स को भी आसानी से जैम कर सकता है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम को बीकानेर के एयरफोर्स स्टेशन में ऑपरेट किया जाने वाला है और इसको सिंक्रोनाइज मैनर में ऑपरेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी आर्मी और VSF के साथ मिलकर एक कॉन्क्लेव को आयोजित किया जा रहा है, जहां पर साथ मिलकर पाकिस्तानी ड्रोन्स को काउंटर करने की तरकीब को सोच विचार किया जाने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम पाकिस्तानी एयरफोर्स की वर्तमान की सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट F-16 के बारे में बात करने वाला है। F-16 की बात करें तो इनिशियली जब पाकिस्तान और US के रिलेशन बहुत ही अच्छे थे और रशिया के साथ भारत के रिलेशन को US पसंद नहीं कर रहा था, तभी US की तरफ से पाकिस्तान को भारत की मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए F-16 को सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट का इंटरेस्ट हटने लगा था और भारत के साथ US के रिलेशन अच्छे होने लगे थे और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का जरूरत US को महसूस होने लगा था, तो उसके बाद US की तरफ से पाकिस्तान को बेहतर वेपन्स को सप्लाई करने की जो प्रक्रिया था उसको धीरे धीरे रोकना शुरू कर दिया गया था। इसी बीच 2016 में आखिरी बार जब US की तरफ से 8 F-16 ब्लॉक 52 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को ऑफर किया गया था, तो पाकिस्तान की तरफ से इस ऑफर को लेने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि इसमें US की तरफ से पाकिस्तान को फंडिंग करने का बात नहीं किया गया था। यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया था, इसके लिए पाकिस्तान को US को पैसे देने पड़ने वाले थे, तो इस वजह से पाकिस्तान ने इसको एक्वायर करने से मना कर दिया था। बदले में पाकिस्तान की तरफ से कुछ मुस्लिम कंट्रीज से सेकेंड हैंड कंडीशन में F-16 को कम कीमत पर खरीदने का प्रयास किया गया था, पर US की तरफ से यह बात बताया गया था कि उनकी बिना परमिशन के कोई भी देश F-16 को किसी और देश को दोबारा नहीं बेच सकते। तो उसके बाद पाकिस्तान का जो F-16 को एक्वायर करने का सपना था या सेकेंड हैंड कंडीशन में दूसरे देशों से इसको खरीदने का सपना था, वो सपना अधूरा ही रह गया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से US को वापस F-16 की ब्लॉक 52 वर्जन को सप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन अब दोबारा जब ये बोला गया तो US की तरफ से सीधे तौर पर इसे इनकार कर दिया गया था कि वो अभी पाकिस्तान को कोई F-16 को सप्लाई नहीं करने वाले। इसके अलावा
पाकिस्तान की तरफ से यूएस को लेटेस्ट M120C7 वर्जन की मिसाइल को भी सप्लाई करने के लिए कहा गया था, जो कि अगेन यूएस की तरफ से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि अगेन पाकिस्तान को देने से यूएस की तरफ से मना कर दिया गया था। साथ ही पाकिस्तान की डिप्लीट हो रही एग्जिस्टिंग एमराम मिसाइल की स्टॉकपाइल को भी मेंटेन करने के लिए और सप्लाई करने के लिए यूएस की तरफ से इनकार कर दिया गया था, जिससे एक तरीके से पाकिस्तान के F-16 की सर्विसेबिलिटी अभी काफी हद तक इफेक्टेड होने वाला है। और अभी वैसे भी पाकिस्तान की जो F-16 की फ्लीट है, इसमें से बस 18 एयरक्राफ्ट हैं जो कि ब्लॉक 52 वर्जन है, लेकिन इसके बाद जो बाकी बचे F-16 पाकिस्तानी एयरफोर्स में मौजूद है, यानी कि करीब 57 एयरक्राफ्ट जो मौजूद है, वो सभी के सभी F-16 की ब्लॉक 15 वर्जन है और इनकी टेक्निकल लाइफ जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो कुल मिलाकर 2025 तक पाकिस्तानी एयरफोर्स की एंटायर F-16 की फ्लीट में से ज्यादातर जेट रिटायर होने वाले हैं और ना ही उनके पास इसमें इस्तेमाल करने के लिए मिसाइल बचने वाला है। अभी बस उनके पास चाइना से खरीदे गए जेट-10C ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि F-16 की ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट की तरह होने वाला है और ये भी बस उनके पास 36 ही होने वाला है और बाकी उनके पास इंटरगैलेक्टिक फाइटर जेट की फ्लीट भी होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के कंपैरिजन में आने वाले दिनों में पाकिस्तानी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा खराब होने वाला है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो असली दुश्मन होने वाला है वो पाकिस्तान के अलावा चाइना होने वाला है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से भी अपनी प्रोजेक्ट 75I टेंडर की जो रेस्पॉन्ड करने की डेडलाइन था उसको दिसंबर तक एक्सटेंड करने का फैसला किया गया और अभी इसमें स्पेन की नवंतिया ग्रुप और साउथ कोरिया की दाइबो सिविल्डिंग दो ऐसे ग्रुप हैं जो कि इसमें क्वालिफाई कर पाए। अभी तक जितने भी देशों की तरफ से इस सबमरीन की टेंडर में पार्टिसिपेट किया जा रहा था, उन सभी की तरफ से अपने अपने प्रोडक्ट को भारत को बेचने के लिए भरपूर कोशिश किया जा चुका है, लेकिन अभी तक स्पेन की तरफ से एक बार भी ओपनली अपनी ऑफर को भारत को बता नहीं गया या फिर अपनी प्रोडक्ट को लेकर कोई मार्केटिंग वगैरह करने की कोशिश नहीं की गई और ना ही इसमें भारत में कोई लॉबी चलाने की कोशिश की गई है। पर अभी पता चला है कि जल्दी ही स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भारत के गश्त पर आने वाले हैं और उनकी इस विजिट के दौरान वो अपनी S-80 प्लस क्लास की सबमरीन को भारत की प्रोजेक्ट 75I टेंडर के अंदर पुश करने की कोशिश करने वाले हैं। स्पेन का कहना है कि भारत और स्पेन के बीच पिछले कुछ सालों में ट्रेड रिलेशन काफी हद तक बेहतर हुआ और स्पेन अभी भारत का 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। S-80 प्लस क्लास की सबमरीन की बात करें तो ये एक रिलेटिवली नई सबमरीन है और इसी क्लास की पहली सबमरीन S-81 को अभी स्पेनिश ने में इंडक्ट किया जा चुका है और बाकी बचे इस क्लास की सबमरीन को भी बनाया जा रहा है, जिसमें से S-83 पहला ऐसा सबमरीन होने वाला है जिसमें AIP सिस्टम मौजूद होने वाला है और इसी का डेमो भारत को आगे चल के प्रोजेक्ट 75I टेंडर के अंदर दिखाने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट HAL की डॉनर 228 एयरक्राफ्ट को लेके या फिर हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट को लेके। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा HAL की तरफ से 2 डॉनर एयरक्राफ्ट को एक एयरलाइनर को लीज पर दिया गया था, जिनको नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी रीजनल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके इनिशियल सक्सेस के बाद HAL की तरफ से अभी डॉनर एयरक्राफ्ट की फर्दर एक्सपोर्ट को भी करने का फैसला किया जा रहा है। अभी इस डॉनर एयरक्राफ्ट को HAL की तरफ से एक डोमेस्टिक एयरलाइनर को ऑफर किया गया था, वो इसकी 17 सीटर वर्जन था, पर अभी इसकी एक 19 सीटर वर्जन को भी सेम रोल के लिए ऑफर किया जाने वाला है। इसमें HAL की तरफ से डॉनर 228 को 2 अलग अलग कैटेगरी के अंदर ऑफर किया जाएगा, जिसमें एयरलाइनर चाहे तो सीधे तौर पर इसको खरीद सकते हैं और चाहे तो इसको लीज पर लेके ऑपरेट कर सकते हैं। डॉनर 228 को 2017 में ही सिविल एविएशन ऑपरेशन के लिए क्लियर कर दिया गया था और एयरवर्थिनेस सर्टिफिकेट को दे दिया गया था और अभी इसको किसी भी एयरलाइनर में ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसके सिविलियन वेरिएंट बाकी मिलिट्री वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा अलग होने वाला है और इसमें एक साइलेंट टर्बोप्रोप इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि कम नॉइज को जनरेट करने वाला है। इसकी मैक्सिमम रेंज करीब 700 किलोमीटर तक होने वाली है और इसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 428 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।